Good morning, everyone. Today we'll proceed to the next method of valuation of goodwill. We have already discussed uh, three methods. First was net asset, net asset method. Second was yield method, or we could say it is dividend yield. Third was earning capacity method. Basically, in some of the books, uh, there are three methods only: uh, net asset method, yield method, and there are two types of yield method: dividend yield method and earning capacity method. In any of the way, these methods can be explained. Today we'll proceed to the fair value method. Fair value method. So fair value method is basically it is average of both these methods. If we talk about fair value, so value of share over here, value of share here, it will be equal to value of share according to net asset method, and it will be added with value of share according to yield method divided by 2. It will be divided by 2. So what I am saying is, if there are three methods only, there will be first method will be net asset method, second will be yield method, and there are two types of yield method. First will be dividend yield method, and second type of yield method will be earning capacity method, and third method will be fair value method. अगर फेयर वैल्यू मेथड से आप वैल्यू ऑफ शेयर को डिटरमाइन करेंगे तो कुछ नया नहीं है इसमें, देयर इज़ नथिंग न्यू. अब हमें पता है कि नेट एसेट मेथड से वैल्यू ऑफ शेयर कैसे डिटरमाइन किया जाता है, और ऐसे ही हमने यील्ड मेथड या डिविडेंड यील्ड मेथड और अर्निंग कैपेसिटी मेथड भी डिस्कस किया है. तो अगर आपको फेयर वैल्यू मेथड बोला है तो इन दैट केस नेट एसेट मेथड के साथ आप डिविडेंड यील्ड मेथड या फिर अर्निंग कैपेसिटी मेथड, दोनों मेथड्स को में से किसी एक मेथड को ऐड कर सकते हैं. वैसे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई होती है, बट अगर कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, देन यू कैन डिटरमाइन एनी ऑफ द यील्ड मेथड, आइदर डिविडेंड यील्ड मेथड और अर्निंग कैपेसिटी मेथड. तो ये फार्मूला इसका सिंपल है. लेट अस सॉल्व ए प्रॉब्लम. तो इसमें कुछ नया ऐसा नहीं है. दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम related to fair value method. So following information are taken from notes to accounts to the balance sheet of India Trading Company as on 31st March 2017. So this is the information given. Share capital इसमें given है आपको 5,012% preference shares of rupees 100 each. Then 10,000 equity shares of rupees 100 each at and 80 paid. तो पेड अप कैपिटल हमें चाहिए होता है. So 80 is paid up capital. Reserve fund is given. Then current liabilities are there, trade payables and provision for taxation. तो ट्रेड पेबल्स हमें या जो करंट लाइबिलिटीज़ है ये हमें नेट एसेट्स को डिटरमाइन करने के लिए ये यूज़ करना पड़ता है. देन फिक्स एसेट्स आर गिवन इंक्लूडिंग गुडविल एंड इन्वेस्टमेंट इन 9% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. फेस वैल्यू इज़ 2 lakhs. तो जो ये जो इंटरेस्ट होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, एक तो ये ध्यान रखना है आपने कि जो प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट्स में इसका पार्ट अगर इन्वॉल्व है तो वो उसको डिडक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज
इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इज़ नॉट ए बिजनेस इनकम, इसको अदर इनकम्स में इंक्लूड किया जाता है. तो प्रॉफिट्स ओनली द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस दैट इज़ कंसिडर्ड इन you may say yield method, whether it is dividend yield or earning capacity method. So इसकी जो वैल्यू दे रखी है आपको, दैट इज़ फेस वैल्यू आपकी 2 lakhs है. अभी जो इसकी करंट वैल्यू दैट इज़ 1,70,000. देन करंट एसेट्स आर गिवन 7,90,000. नाउ गुडविल इज़ वैल्यूड एट 2 lakhs. तो इसको कैसे ट्रीट करना है? गुडविल इज़ डेफिनेटली ए पार्ट ऑफ एसेट और फिक्स एसेट. वैसे तो इसको इंटेंजिबल एसेट बोला जाता है, बट ओवर हियर गुडविल इज़ दैट इज़ द एक्स्ट्रा प्राइस इज़ चार्ज्ड. जब भी कोई बिज़नेस ख़रीदा जाता है तो अगर इफ़ सरप्लस अमाउंट इज़ चार्ज, दैट इज़ ड्यू टू गुडविल ओनली. एंड इसकी वैल्यूएशन जब ये ख़रीदा जाता है तभी इसकी गुडविल की वैल्यू को बैलेंस शीट में लिखा जाता है और फिर इसको ग्रेजुअली राइट ऑफ कर दिया जाता है. एंड अदर फिक्स एसेट्स आर वैल्यूड एट 10% ऑफ देयर बुक वैल्यूज़. और दूसरे जो फिक्स एसेट्स हैं, तो टोटल फिक्स एसेट दे रखी है आपको यहाँ 10 lakhs. तो इसमें से आप पहले 1,50,000 की गुडविल को रिड्यूस करेंगे. उसके बाद जो बचा हुआ फिक्स एसेट है उस पर 10% इंक्रीज़ करेंगे. ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, 10% अबव देयर बुक वैल्यू. और उसके बाद गुडविल आप ऐड कर देंगे 2 lakhs, क्योंकि ये गुडविल 1,50,000 नहीं है. नाउ बिकॉज हमें पता है कि इन नेट एसेट मेथड द रियलाइजेबल वैल्यू और द रिवैल्यूड वैल्यू दैट इज़ कंसिडर्ड. सो 2 lakh विल बी कंसिडर्ड ओवर हियर. तो इसकी जो वैल्यूएशन होगी नेट एसेट जब कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 10 lakhs माइनस 1,50,000. अलग अलग करके करेंगे इसको. दैट विल बी 8,50,000 प्लस 10% इंक्रीज. सो दैट विल बी 10% विल बी 85,000. दैट विल बी एडेड ओवर हियर. और उसके साथ फिर 2 lakhs आप और ऐड कर देंगे जो गुडविल है. एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर टैक्सेशन आर एस्टिमेटेड टू 3,60,000. अभी यहाँ 3,60,000 आपको प्रॉफिट दिया, एवरेज प्रॉफिट. आपको पता है कि आपको अगर अर्निंग कैपेसिटी मेथड यूज़ करना है तो उस केस में आपको बिज़नेस इनकम ही कंसिडर करना पड़ेगा. तो ये आपको यहाँ ये जो इन्वेस्टमेंट इन 9% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, इसका इंटरेस्ट जो भी आएगा, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे मिलता है, तो 9% 18,000 एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे. इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ईयर. उसके बाद आप इसका टैक्स डिडक्ट करोगे. एंड दी रेट ऑफ रिटर्न इन दी सिमिलर, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, हमें पता है, ये हम अर्निंग कैपेसिटी मेथड में यूज़ करते हैं. टैक्स रेट आपको 50% दिया हुआ है. कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बाय एसेट बैकिंग. एसेट बैकिंग का मतलब ये नेट एसेट मेथड का दूसरा नाम है. एंड बाय अर्निंग कैपेसिटी मेथड ऑल्सो कैलकुलेट दी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स. तो यानी तीनों मेथड से आपको कैलकुलेट करना है. सो दैट इज़ ऑल. एंड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर फॉर द करंट ईयर हैज़ नॉट बीन पेड सो फॉर. बेशक चाहे पे किया हो या ना पे किया गया हो, यहाँ पर इफ़ इट हैज़ बिकम ड्यू यू विल कंसिडर इट इन दी सॉल्यूशन. एक्रूअल बेसिस पे इसको किया जाता है. वी आर नॉट प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट. वी आर डूइंग और वी आर वैल्यूइंग द शेयर. दैट मीन्स वी आर डूइंग वैल्यूएशन ऑफ द शेयर. सो लेट अस स्टार्ट इट. सबसे पहले हम इसको नेट एसेट मेथड से करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पहले नेट एसेट करना है, फिर अर्निंग कैपेसिटी करना है, फिर इसका एवरेज कर देना है. सो दैट विल बी नेट एसेट मेथड. क्विकली इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, नेट एसेट चाहिए हमें. इट विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. फार्मूला होता है वैल्यू ऑफ शेयर. इट इज़ इक्वल टू नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. आपको प्रेफरेंस शेयर्स के लिए नहीं बोला है, तो यू विल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ शेयर्स मीन्स ऑर्डिनरी शेयर. नाउ लेट अस कैलकुलेट. वी रिक्वायर नेट एसेट. हमें पहले नेट एसेट चाहिए. सो कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट. सबसे पहले क्या करते हैं, फिक्स एसेट्स. आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं पहले ही. तो इसका फिक्स एसेट में क्या करना है आपने, 10 lakhs आपको दिया हुआ है. इसमें से गुडविल की वैल्यू पहले आप घटाएं जो आपको गिवन है. इट विल बी 8,50,000.
या तो इसको इनर कॉलम में लिखें आप 8,50,000, क्योंकि इस पर 10% इंक्रीज़ भी आएगा। फिर आप ऐड करें इसमें 10% का अप्रिसिएशन है, 10% अप्रिसिएशन 10% ऑफ 8,50,000 दैट विल बिकम 85,000। इसको आप ऐड कर लें, दिस विल बी 5 and 5 8 5 13 1 9,35,000. Then you will add goodwill that is given as adjustment. तो लेटेस्ट आपको जो वैल्यू दी है, जो रियलाइजेबल वैल्यू, वो आपने लिखनी है, वो ऐड करेंगे आप। सभी एसेट्स को आप ऐड करें, उसके बाद करंट आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को आप जो है लेस कर दें अलॉन्ग विद दी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और जो उसका डिविडेंड है वो भी। सो गुडविल आपने यहाँ ऐड कर दिया। व्हाट एल्स? नाउ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर गिवन। करंट एसेट्स इट इज़, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है करंट एसेट, इट इज़ 7,90,000. So we will add 7,90,000 over here. इसको ऐड कर देंगे, we will get and investments, total assets लेना है, we have left the investments, investment ये रह गया, तो investment that will also be considered over here. So इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स में इसको ज़रूर कंसीडर करना है। ये वो एसेट है जिसको आप द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ इन्वेस्टेड आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, दैट इज़ 1,70,000. व्हाट एल्स कैन बी कंसीडर्ड? यहाँ देखें आप, कुछ नहीं है, तो आप टोटल कर लें इसका। सो दैट बिकम्स 5,000, 9,312 प्लस 7 is 9, 10, 12, 13 plus 7, 20,95,000. नाउ नेट एसेट निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज़, इसमें आप ट्रेड पेबल्स जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं, और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ का मतलब आप करंट लाइबिलिटीज़ ही इसमें लेस करेंगे, करंट लाइबिलिटीज़ है ना। करंट नेट एसेट का फार्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ is trade payables. So trade payables are given. It is question number 17 है ना। So trade payables are given. It is 3,20,000 and provision for taxation ये भी current liability है, it is 90,000. Both these values will be deducted. तो इसको हम क्या करेंगे, पहले यहीं पे दिख देते हैं trade payables, that is 3,20,000 and provision for tax or taxation, it is 90,000. इसका टोटल करें यहाँ पे, दिस विल बिकम 4,10,000, सॉरी 4,10,000. 3,20,000 प्लस 90,000 इज़ 4,10,000. इसको आप डिडक्ट कर दें इससे, यू विल गेट 5,000 प्लस 8 यहाँ पर, एंड दिस विल बी 16,85,000. देन व्हाट एल्स? अब आपने लेस करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम्स। इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल आप देखें यहाँ 5,000 शेयर्स हैं, 12% शेयर्स, एंड अमाउंट इज़ 5,000. सो 5,000 नहीं, 5 lakhs, 5 lakhs ये भी डिडक्ट होना है, और साथ साथ इसका डिविडेंड बेशक पे ना किया गया हो, यहाँ देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है डिविडेंड हैज़ नॉट बीन पेड बट इट हैज़ बिकम ड्यू. सो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, it is 12% of 5 lakhs. 12% of 5 lakhs is, it is 60,000. 60,000. So 5,60,000 will again be deducted. तो पहले करंट टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ हमने निकालने नेट एसेट की वो वैल्यू जो कि शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचती है. सो वी विल गेट 5,000 ये, और
then this will be 2, and 6 minus 5 is 1. So that is it is 11,25,000. so that is the net asset value for equity shareholders. देखिए, अगर सिर्फ नेट एसेट्स को कैलकुलेट करना था यहाँ फॉर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स करें यहाँ, है ना, तो फिर तो ये यहीं पे निकल जाना था, इसको ये वैल्यू होनी थी। प्रेफरेंस शेयर क्लेम्स को, शेयर होल्डर्स के क्लेम्स को भी डिडक्ट किया जाता है, उसके बाद जो पैसा बचता है वो शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही होता है। तो इस फार्मूले में हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो पैसा नेट एसेट का बचता है उसको डिवाइड किया जाता है। सो वैल्यू ऑफ शेयर ओवर हियर विल बी, फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, आपने एग्ज़ाम में फिर लिखना है, लेकिन आई एम राइटिंग द फिगर्स ओवर हियर। इट इज़ 11,25,000 divided by number of shares. Equity shares are 10,000. It is 10,000. So this becomes, ये डेसिमल 10 का यहाँ चला जाएगा, ₹112.5 पर शेयर। ये वैल्यू है इसकी अकॉर्डिंग टू नेट एसेट मेथड। अब अर्निंग कैपेसिटी मेथड, इसमें प्रॉफिट्स को आधार बनाया जाता है। वी नो दैट हाउ विल वी स्टार्ट दी क्वेश्चन, एवरेज प्रॉफिट से। इट इज़ 3,60,000, लेकिन इसमें से पहले हमें ये जो इन्वेस्टमेंट्स की इनकम है इसे लेस करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज इनकम में ये भी इंक्लूडेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, यू विल राइट प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, है ना। एवरेज प्रॉफिट आप लिखें, इट विल बी इक्वल टू 3,60,000 लेस so now less 9% interest on government security. गवर्नमेंट सिक्योरिटी की वैल्यू है, इट इज़ बुक वैल्यू इज़ 2 लाख और फेस वैल्यू इज़ 2 लाख। इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, अभी उसकी करंट प्राइस क्या है उस पर नहीं मिलता। सो दैट इज़ 9%। 9% ऑफ 2 लाख इज़ 18,000। इसको यहाँ से लेस कर देंगे, सो दैट बिकम्स 3,42,000। ये प्रॉफिट है, दैट इज़ बिजनेस प्रॉफिट, बट इट इज़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नाउ लेस टैक्स का रेट एट रेट ऑफ 50% गिवन है आपको, 50% ऑफ दिस, सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 2, सो 2 1s are 2, then 2 7s are 14, 2 1s are 2, so that becomes 1,71,000 and it results into 1,71,000 only। 50% का मतलब आधा आधा कर दिया इसको। That is the profit for shareholders. There is no adjustment. Profit for shareholders or equity shareholders. Now total assets. What is the formula? First of all we are supposed to calculate the rate of earning, है ना। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ शेयर क्या होता है इसमें, वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू रेट ऑफ अर्निंग divided by normal rate of return into 100. And how rate of return will be calculated? Rate of return, it is equal to profit earned or profit, that is left for equity shareholder divided by, it is net capital employed into paid up value of share। ये फॉर्मूले हमारे पास हैं। सो व्हाट एल्स वी रिक्वायर, so here over here see, we require rate of return. For calculating rate of return we have calculated profit available for equity shareholders, 1,71,000 हमने calculate कर लिया।
वी नीड नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, और हमें पता है पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर 80 है, दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. सो हाउ विल वी कैलकुलेट? कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट. और इसमें आपको व्हाट यू आर सपोज टू डू, नेट एसेट आपने जो कैलकुलेट करना है दैट विल बी sum of fixed asset plus goodwill plus current asset. That means excluding investment. You will not consider investment because that is not the asset which is invested, or that is not the you may say asset which is invested in the prime business. So fixed asset, it is given 9,35,000 वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. इसमें 8.5 लाख प्लस 85,000 हमने ऐड किया था. देन गुडविल वॉज 2 lakhs. देन करंट एसेट्स इट वॉज 7,90,000. सो इट्स टोटल इज, दिस विल बी 5,000 9,312. It will be 2 and 1 10 12 13. And what is the value of 7,09,000? So that becomes 5,000 यहाँ से आएगा 5,000 प्लस 9,312 110 to 12 719 19,25,000. So that is the total of these primary assets. तो जो आपने जो प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट में से आपने जो इन्वेस्टमेंट बाहर की थी वो आपने उसमें से घटा दिया, तो एसेट्स भी आप जो है इन्वेस्टमेंट का वहाँ से घटा देंगे. So both will be excluded when we will use earning capacity method. और नेट एसेट मेथड में हमने इंक्लूड किया था, तो ये ध्यान रखना है आपने. तो जैसे हमने प्रॉफिट्स जब कैलकुलेट किए थे यहाँ पे, तो प्रॉफिट्स में से हमने 18,000 लेस कर दिया था. ये इसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमने जो इनकम थी हमारी वो हमने लेस कर दिया. तो यहाँ पर भी हम एसेट्स की वैल्यू में इसको कंसिडर नहीं करेंगे व्हेन वी आर यूजिंग अर्निंग कैपेसिटी मेथड. अर्निंग कैपेसिटी एक्चुअली देखी जाती है बिजनेस की, इसमें अदर सोर्सेज को से इनकम को नहीं कंसिडर किया जाता. वी विल डिडक्ट द अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज़. तो इसमें वही चीज़ें हैं. फर्स्ट है इसमें ट्रेड पेएबल्स, इट इज़ 3,20,000 given, and second is provision for tax, it is 90,000. दोनों को ऐड करेंगे एंड वी विल डिडक्ट. इट इज़ 4,10,000. वी हैव ऑलरेडी डिडक्टेड इट. सो दैट बिकम्स 5,001. then 9 minus 4 is 5 and 1, 15,15,000. So that is the value of net asset. Now what we can calculate? We can calculate rate of earning. And rate of earning over here it is profit. ये हमने कैलकुलेट कर लिया. नेट कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमने कैलकुलेट कर लिया. प्रॉफिट हमारा 1,71,000 है. 1,71,000 divided by this is 15,15,000 multiplied by 100. Let us use the calculator first. It is 1,71,000 divided by 15,15,000 into 100. So that becomes 11.287%. 11.287%. So same value I have written over here now. Value of share. Value of share. What is the formula? It is rate of earning. हमने कैलकुलेट कर लिया. Normal rate of return is given in the question. It is given.
12%. So over here it is 11.287 divided by 12% into paid up value of share, it is given 80. So it will be multiplied by 80. So what will be the value of share according to earning capacity method? That will be 11.287 divided by 12 into 80. So that is 75.246, और अगर हमने इसको रुपीस में लेना है तो ये इतने पैसे में ना करके हम 75 पॉइंट, ये 5 से ज़्यादा है तो दैट विल बी 25. So that is rupees 75.25 per share. So वही किया हमने जो पिछले लेक्चर्स में किया था, बस अब हमने फेयर वैल्यू निकालनी है शेयर की, फेयर वैल्यू. तो फेयर वैल्यू विल बी द सम ऑफ बोथ दी वैल्यूज दैट वी हैव कैलकुलेटेड. द वैल्यू ऑफ शेयर अकॉर्डिंग टू द नेट एसेट मेथड दैट इज 112.5 plus value of share according to the earning capacity method, that is 75.25 divided by 2. It is very easy now. So let us use the calculator. 112.5 plus 75.25, it is 187.75 divided by 2. So 187.75 divided by 2, it is 90 rupees 93.875, or you may say 88. It is rupees 93.88 per share. So this is how you will calculate fair value. तो कुछ नहीं है, फेयर वैल्यू एवरेज करना है आपने. Try to attempt as many questions and try to see the examples in the book, क्योंकि examples काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में. Don't leave any example without solving. So that is all. Now this chapter is complete. We'll proceed to the next chapter. Thank you.